हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए, आपकी क्लास शुरू हो गई है। बिल्कुल जुड़ना शुरू कर दें आप सभी लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है। मेरा नाम है अमरिंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अभी ये जो सीरीज आपकी कंटिन्यू है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज है और रोज सुबह 8 बजे आप इस क्लास के साथ जुड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास और आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। यद्यपि मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन हर बार जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पढ़ा रहा हूं और जो पहले मैंने पढ़ाया, उनके बीच के जो अनुच्छेद हैं उनमें भी क्या बातें हैं, उनको मैं बस ऐसे ही इंटरलिंक करके आगे बढ़ जाता हूं। जैसे आज हम लोग सबसे ज्यादा जो महत्व देने वाले हैं जिस अनुच्छेद पे, वो सिटीजनशिप का लास्ट आर्टिकल है, अंतिम अनुच्छेद है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 11 के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 11 क्यों? अनुच्छेद 11 हम लोग शुरू करें उसके पहले हम लोग कुछ बीच के अनुच्छेद, जैसे कल की कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 7 तक अच्छे से पढ़ा था, तो अनुच्छेद 7 तक आपने पढ़ा। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 8 आता है। और मैंने पहले बताया था कि अनुच्छेद 5, 6 और 7, ये 3 अनुच्छेदों ने ये तय किया कि कौन नागरिक हुआ होगा। लेकिन कौन नागरिक होगा इसकी बात अभी तक शुरू नहीं हुई है, या यूं कह लें कि 5 से 11 के बीच में 3 अनुच्छेद केवल इस बात पे फोकस करते थे कि कौन नागरिक हुआ होगा। अभी भी हम पढ़े तो कौन नागरिक हुआ होगा आफ्टर इंडिपेंडेंट, उसकी बात है। अब पहली बार हम वो पढ़ेंगे कि कौन नागरिक होगा। उसमें से भी कौन नागरिक होगा तो संविधान में कोई भी किसी भी दुनिया का व्यक्ति आके भारत का नागरिक बन जाए, ऐसा नहीं। संविधान तो पूरी तरीके से केवल और केवल भारत में जो थे उनका, और जो भारतीय मूल के कहीं बाहर है, नागरिक बन गए हैं, उनकी नागरिकता की बात करता है। इसके बाद संविधान में और किसी के नागरिकता की बात है नहीं। उसके लिए संविधान ने अनुच्छेद 11 में छूट दी कि बाकी संसद कानून बनाकर जिसे नागरिकता देने की बात करनी चाहे, नागरिकता बढ़ानी चाहे, वो कर सकता है। लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर आप बात करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी विदेशी राज्य का नागरिक है और उसका भारत से कभी कोई किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति नागरिकता, उसके व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो आप कहोगे कोई नहीं, ऐसी बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अनुच्छेद। आज का अनुच्छेद है 11। लेकिन 11 को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए, महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। वो सूचना ये है कि 30 जून लास्ट डेट है P2I बैच की। P2I बैच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बैच है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए डिमांडेड है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का आवासीय प्रोग्राम भी है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में मेंस का आवासीय प्रोग्राम होता है। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं और प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2024 में आप देंगे, अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं, मैं बार बार अगर इसलिए लगाता हूं क्योंकि सारे लोग प्री क्वालिफाई नहीं करते, वो प्री क्वालिफाई करते हैं जो अपनी रणनीति, अपना समय और अपना अभ्यास तीनों बना के रखते हैं, और वो तब हो पाता है जब हम किसी के मार्गदर्शन में हो। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं, PT क्वालिफाई करते हैं, तो आगे जो मेंस की अगली जो 4 महीने की प्रिपरेशन है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, वो सारी की सारी तैयारी स्टडी IQ अपने खर्चे पे, दिल्ली में आपका रहना खाना, आपकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाता है, प्रयास करता है कि आपका फाइनल रिजल्ट, आपका अंतिम परिणाम आ जाए और जो लिस्ट आए उसमें आपका नाम अवश्य हो। जितनी प्रसन्नता आपको होगी उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता हमें होती है, हालांकि वो हम दिखा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 बैचेस, तीनों टाइप के जो बैचेस हैं, एक इंग्लिश बैच है, दूसरा इंग्लिश बैच है, तीसरा हिंदी बैच है। तीनों ही बैच 19 तारीख से शुरू हुए हैं, 19 जून से। लेकिन अभी भी इसमें एडमिशन की छूट है आपको। 30 जून अंतिम तिथि होगी। 30 जून के बाद अगर आप एडमिशन लेना भी चाहेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सीटें लिमिटेड होती है क्योंकि सारे के सारे लोगों को आवासीय प्रोग्राम में रख के
पढ़ाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए एक लिमिटेड सीट्स है जहाँ से हमें पता लगता है कि इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो प्री क्वालिफाई कर ही जाएंगे और वो बच्चे हमारे इस सीट के इक्वल होंगे। तो लिहाजा अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस तरीके के क्वालिटेटिव बैच से तो आप एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके 29,999 की न्यूनतम फीस पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो आर्टिकल हमें जो देखना है वो देखना है 11, लेकिन मैं आपको 8, 9, 10 के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें बताता चलूं। जैसे अनुच्छेद 8 है, तो अनुच्छेद 8 में अब तक ये बताया गया था कि कौन नागरिक होगा। पहली बार अनुच्छेद 8 में ये बताया जाएगा कि पहले ही बताया गया कि कौन नागरिक हुआ। अनुच्छेद 8 में पहली बार बताया जाएगा कि कैसे कोई और नागरिक हो सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 8 विशेषकर भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो बाहर किसी देश में है और वहां के नागरिक हो गए हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता की बात करता है। इनका मानना है कि कोई भी ऐसा नागरिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में नागरिक है, 2 पीढ़ी से हो, 3 पीढ़ी से हो, वो भारत से गया हो, अर्थात वो भारतीय ओरिजिन का हो, भारतीय मूल का हो। अब ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई भी भारतीय मूल का रहा हो और वो अभी विदेशी नागरिक है और अब वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से वो भारत की नागरिकता की मांग कर सकता है। बशर्ते शर्त यह है कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। अब भारत का नागरिक रहा हो तो कौन से भारत का नागरिक रहा हो? 1935 के भारत का नागरिक रहा हो। अगर उसके दादा का, दादी का या नाना या नानी किसी का जन्म चाहे लाहौर में हुआ हो, कराची में हुआ हो, ढाका में हुआ हो, दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ हो, अगर वो 1935 के भारत में भी रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति अब अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो वो भारत की नागरिकता की मांग कर सकता है अपने दादा दादी या नाना नानी के आधार पे। ये नागरिकता रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से दी जाती है। ये अनुच्छेद 8 की बात है। इतना ही अनुच्छेद 8 में मैं बताऊंगा। 9 उससे भी 2 कदम आगे बढ़ता है और 9 अब कहने लगता है कि अगर नागरिकता खोनी हो तो कैसे खोएगी। नागरिकता अगर खोनी हो तो कैसे खोएगी? तो कुछ 3 प्रकार से जो नागरिकता है वो जो है आपकी खो जाती है। एक नागरिकता, आप स्वेच्छा से आप नागरिकता का त्याग कर देते हैं। आप स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर देते हैं। आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और तीसरा, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये कुल 3 आधार हैं। इन आधारों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में नहीं है, 395 अनुच्छेद तक की ये सीरीज है, इसलिए 9 पे इतनी गंभीर बात हम लोग नहीं करेंगे। 10 बड़ा आधार प्रदान करता है, क्योंकि हमारे संविधान बनाते समय संविधान में मैक्सिमम जो लोग थे वो वकील थे, वो कानूनी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे कहा भी जाता है कि हमारी जो हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। तो मतलब इसमें इतनी सारी बातें, सब कुछ रिटन फॉर्म में डाल दिया गया है। तो बहुत बार ऐसी अस्पष्टता आती है कि ये डिसाइड करना कठिन हो जाता है कि वास्तव में संविधान यहाँ कहना क्या चाह रहा है। इसलिए व्याख्या की जरूरत होती है ना। और व्याख्या बहुत सारे वकील अपना मत देते हैं, तो कई बार वकील जो कहते हैं वो मानना पड़ता है। इसलिए कहीं कंफ्यूजन न हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए कि लोगों की नागरिकता कम हो जाए। नागरिकता बड़े महत्व की बात है। मान लो कोई सरकार आए, आतताई हो जाए सरकार और वो किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष को बहिष्कृत करने के लिए कोई कानून बना दे जिससे उनकी नागरिकता ही चली जाए, तो नागरिकता नहीं जानी चाहिए। ये नागरिकता कुछ वैसा है जैसे हमारी खानदानी संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, ऐसे नागरिकता पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। तो ऐसी दशा में कहीं नागरिकता सरकारों के ऐसे प्रयास से सामूहिक नागरिकता न समाप्त हो, इसलिए स्पष्ट कर दिया गया अनुच्छेद 10 में कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता को कम करता हो, जो नागरिकता को क्या करता हो, कम करता हो। अर्थात कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता का अल्पीकरण करता हो, जो नागरिकता का न्यूनीकरण करता हो, जो नागरिकता का लघुकरण करता हो, है ना।
आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता को कम करता हो। अब कम करने के लिए कई सारे शब्द डाल दिए गए हैं, अल्पीकरण करना, न्यूनीकरण करना या लघुकरण करना, ये सारी बातें नागरिकता को कम करने से संबंधित होगी, अर्थात नागरिकता को संसद कम नहीं कर सकती। 10 बस इतना ही बताने आया, नागरिकता को यथास्थिति नागरिकता बनी रहे, कम न हो, ये बताने का प्रयास किया। लेकिन मैंने कहा ना, वकीलों का स्वर्ग है। समस्या ये हो सकती है कि 10 का मतलब कुछ ऐसा मान लिया जाए कि संसद कोई कानून ही नहीं बनाएगी। यही कारण था 11 में स्पष्टीकरण देना पड़ा, और 11 में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि 10 का मतलब ये नहीं है कि संसद कोई कानून ही नहीं बनाएगी। संसद कानून बनाएगी, लेकिन वो नागरिकता को बढ़ाने संबंधी कानून बनाएगी, सकारात्मक कानून बनाएगी, नागरिकता पे सकारात्मक कानून बनाएगी, नागरिकता को बढ़ाने संबंधी कानून बनाएगी, बढ़ाने संबंधी कानून बनाएगी। तो ये जो नागरिकता को बढ़ाने संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार, जो छूट अनुच्छेद 11 में दिया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने एक अधिनियम पास किया, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से ही हमारे वर्तमान में नागरिकता संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन होता रहा है और हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, उसे नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा हुआ है। उसकी नागरिकता किन किन आधारों पे खोएगी, 1955 में लिखा गया है। साथ ही साथ 1955 में लगातार नागरिकता के संबंध में संशोधन किए जाते रहे, लगातार संशोधन किए जाते रहे। 1985 का भी आप संशोधन देखते हैं, 2005 का भी संशोधन देखते हैं, 2015 का भी संशोधन देखते हैं, 2019 का भी संशोधन देखते हैं, 2002 का भी संशोधन देखते हैं। तो इतने सारे जो इतने सारे जो संशोधन किए गए, वो सारे संशोधन, कभी आप संविधान संशोधन नहीं मानिएगा, वो सारे के सारे जो संशोधन थे वो नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया। अभी जो हाल ही का जो बड़ा चर्चित और बड़ा विवादित रहा नागरिकता अधिनियम, जिसको CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो 2019 रहा है, 2019 रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ 3 ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से आने वाले गैर मुसलमान जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, कुल 6 धर्मों के ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत में नागरिकता देने की बात की गई है। ऐसे लोगों को नागरिकता देने की यहाँ पे बात की गई है, ऐसे लोगों की नागरिकता देने की बात की गई है जो एक निश्चित समय से पहले भारत में आ चुके हैं, भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित गैर मुस्लिम हैं, ऐसे लोगों को भारत सरकार नागरिकता देने पर विचार करेगी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 था। तो एक बात आपके समझ में आ गई है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान कहाँ से चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर चलते हैं। इसमें लगातार इसे अपडेट किया जाता रहा, और हाल ही का जो अपडेट था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से था। अब आप कहोगे कि क्या सर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता? बन सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही ये प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो देशीयकरण के माध्यम से वो भारत का नागरिक हो सकता है। और देशीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्रदान की जाएगी, उस नागरिकता को नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा प्रावधानित किया गया है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 11, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लगभग आज के सभी नागरिकता संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उसको संचालित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो ये था अनुच्छेद 11। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो अनुच्छेद की संख्या का नाम है अनुच्छेद 12। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। वो अनुच्छेद है जहां से मौलिक अधिकारों की शुरुआत होती है। तो अगर हम देखें तो भाग 3 है, 3, और भाग 3 के अंतर्गत
आर्टिकल 12 टू 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और जब भी कोई बड़ा इस तरीके का प्रावधान, उसकी शुरुआत अगर जिस अनुच्छेद से हो रही है उस अनुच्छेद में बड़ा दम है, वो अनुच्छेद बड़ा महत्व का है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में अनुच्छेद 12 को सबसे पहले पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हमने प्रकृति देखी तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति बड़ी कमाल की है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति बाध्यकारी है। मौलिक अधिकार हमें मिलकर ही रहेंगे। मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो बाध्यकारी है, वो न्याय योग्य है। कुछ इस तरीके की चीजें हम पढ़ते हैं। अर्थात सब कुछ मिला के बस एक बात हमारे समझ में आती है कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हमें मिलकर रहेंगे, और दूसरा मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हमारे लिए अनिवार्य है। हमारे लिए अनिवार्य है तो हमें मिलकर रहेंगे। अगर वो हमें नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हमारा जो मानवीय चरित्र है वो समाप्त हो जाए, हम मनुष्य न रहें, बाकी हम कुछ भी रहें। यही कारण है कि जब हम अधिकार और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं अधिकार की, जब हम बात करते हैं अधिकार की, जब हम बात करते हैं अधिकार की, और जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो दोनों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार की दोनों में क्या अंतर है, हमें थोड़ा सा तो समझना चाहिए। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकारों से संबंधित होता है विकास। अधिकारों से क्या संबंधित होता है? विकास संबंधित होता है। मतलब अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो विकास नहीं होगा, और अधिकार मिलेंगे तो विकास होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित जब बात होती है तो यहां से जीवन जुड़ जाता है। मौलिक अधिकारों के साथ क्या जुड़ जाता है? जीवन। मौलिक अधिकारों के साथ क्या जुड़ जाता है? अस्तित्व। किसका? मनुष्य का। मानव अस्तित्व जुड़ जाता है, मानव जीवन जुड़ जाता है। किसके साथ? मौलिक अधिकार के साथ। अब समझो, अब यहां पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर अधिकार ना मिला तो विकास नहीं होगा, मौलिक अधिकार नहीं मिला तो अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके होने पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करता है। अधिकार किससे जुड़ा है? विकास से। व्यक्ति, अगर अधिकार की परिभाषा लिखो आप, तो आप कह सकते हैं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करता है, सर्वोत्तम विकास कर सकता है, सर्वोत्तम विकास कर सकता है। देखिए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है, ये अधिकार की परिभाषा है। दूसरी अधिकार की परिभाषा है कि यदि अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। मौलिक अधिकार की परिभाषा के साथ क्या जुड़ता है? मानव होने के नाते अनिवार्य रूप से प्राप्त होने वाले अधिकार मूल अधिकार। मानव होने के नाते अनिवार्य रूप से प्राप्त होने वाले अधिकार मूल अधिकार है। इसको लिख सकते हो कि मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य अधिकार मूल अधिकार। मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य अधिकार मूल अधिकार है। ऐसा अधिकार जिस पर मानव अस्तित्व निर्भर करता है मूल अधिकार है। ऐसा अधिकार जिसे छीन लेने से मानव जीवन की समाप्ति हो सकती है मूल अधिकार है। तो अब नेचर समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार अगर नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अधिकार नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। यही कारण है कि अधिकारों की अनिवार्यता नहीं है, यही कारण है कि अधिकारों की अनिवार्यता नहीं है। अगर अधिकार है भी तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, विकास ही रुकेगा। लेकिन मौलिक अधिकारों की अनिवार्यता है। मौलिक अधिकारों की क्या है? अनिवार्यता है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। इसलिए मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं, इसलिए मौलिक अधिकार
न्याय योग्य हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों को देने के लिए राज्य तत्पर रहता है, राज्य बाध्य रहता है। अगर मौलिक अधिकारों को राज्य न दे तो राज्य को दंड मिल सकता है। ये सारी प्रावधान जो बातें हैं वो इसीलिए है क्योंकि ये इसका नेचर इतनी अनिवार्यता का है, इतनी अनिवार्यता का है, इस कारण ऐसा है, ये आपको समझना होगा। अब लगे हाथ समझते हैं कि ये सब जो देने की बात की जा रही है कौन देगा, क्यों देगा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12, वो इसी के साथ जुड़ता है। अनुच्छेद 12 देखें, अनुच्छेद 12 देखिए। अब अनुच्छेद 12 के साथ बहुत सारी जुड़ेंगे चीजें। वास्तविक रूप में अगर अनुच्छेद 12 की हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में बड़ी सामान्य सी बात लिखी गई है और कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। अगर हेडिंग की बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। क्या की गई है? राज्य की परिभाषा की गई है। अब भाई साहब, राज्य किसे कहते हैं ये तो लिखा नहीं गया होगा, है ना। यद्यपि हम कह रहे हैं कि राज्य की परिभाषा की गई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि राज्य की वो परिभाषा यहाँ पे की जाएगी जो सिद्धांतों में होता है। वास्तव में राज्य की परिभाषा की गई है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा करने के बजाय ये कहा गया है कि राज्य कौन है। तो वास्तव में अगर मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य कौन है, राज्य कौन है यह बताया गया है, यह बताया गया है। राज्य की परिभाषा का मतलब यह बताया गया है कि राज्य कौन है। ठीक है, यहां पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि राज्य कौन है। अब आप कहोगे, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, राज्य कौन है ये बताने की जरूरत बारे में पड़ी है। इसलिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ये अनिवार्य हैं, ये अनिवार्य हैं और इन्हें उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी किस पे दी गई है? राज्य पे दी गई है। उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य को। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि अगर नहीं मिला मौलिक अधिकार तो हमारा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि राज्य कौन है। हमें नहीं पता होगा राज्य तो हम मांगेंगे कहां से जाके? फंडामेंटल राइट्स। इसलिए राज्य कौन है ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए बताया गया कि राज्य कौन है। और ऐसी स्थिति में पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है, यहाँ पे राज्यों की पूरी सूची है। लेकिन राज्य की वो परिभाषा नहीं है जो सैद्धांतिक परिभाषा है। तो लगे हाथ राज्य की सूची पढ़ने से पहले ये जान लें कि राज्य किसे कहते हैं। यहां से नहीं, सिद्धांत रूप में, सिद्धांत रूप में, सिद्धांत रूप में राज्य कौन है? सिद्धांत रूप में, सिद्धांत रूप में राज्य, सिद्धांत रूप में राज्य। तो सिद्धांत रूप में राज्य वो होता है जो निम्न 4 शर्तों को पूरा करता है ना। सिद्धांत रूप में राज्य वो होता है जो निम्न 4 शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त क्या होती है? निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। दूसरी शर्त क्या होती है? निश्चित भूभाग। दूसरी शर्त क्या होती है? जनसंख्या। तीसरी शर्त क्या होती है? सरकार। और चौथी शर्त क्या होती है? संप्रभुता। तो सामान्यतः राज्य होने के लिए इन 4 शर्तों को पूरे करने की बात होती है। जो इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं उनको राज्य कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है हमें कि आर्टिकल 12 में ये सिद्धांत नहीं बताए गए हैं कि ये राज्य हैं, है ना। तो सिद्धांत रूप में तो हम इसको अगर परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे? मानवों का ऐसा समूह जो, मानवों का ऐसा समूह जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो, जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो, जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो। और ये शर्त आप देख रहे हैं,
ये शर्त आप देख रहे हैं। तो ऐसे राज्य की परिभाषा होती है, लेकिन ऐसा नहीं। कौन है राज्य, ये बताया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य कौन है। देखिए साफ साफ लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में कहा गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य में शामिल है। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी संदर्भ के मामले में न बता दे कि ये भी राज्य है, अथवा अनुच्छेद 12 में संशोधन करके कोई चेंज न कर दिया गया हो, तब तक राज्य यही है जो लिखा जा रहा है। देखो, सरकार को और संसद को राज्य बताया जा रहा है, सरकार को और संसद को राज्य बताया जा रहा है। अर्थात भारत की कार्यपालिका, सरकार का मतलब क्या है यहाँ पे, भारत की कार्यपालिका, और संसद का मतलब क्या है, भारत का विधानमंडल, ये राज्य हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सरकार लिखा गया, सरकार के तो 3 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ सरकार से मतलब केवल कार्यपालिका से। ध्यान रखिए, कई बार हमारे दिमागी खुरापात से बदमाशियां निकलती हैं कि सर यहाँ तो लिखा गया सरकार राज्य है, और सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों आती है, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं। तो आपको यहाँ ठहरना है और आपको यहाँ समझना है कि यहाँ सरकार और संसद लिखा गया है, तो संसद विधायिका है, तो वो फिर सरकार में इंक्लूड है, तो संसद क्यों लिखा गया। इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ सरकार का मतलब वो वाला सरकार नहीं समझ लेना जिसमें 3 अंग है। यहाँ सरकार का मतलब कार्यपालिका से समझना, और संसद का मतलब फिर विधानमंडल। तो कार्यपालिका और विधानपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 2 राज्य हैं, ऐसा हमें देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे न्यायपालिका मिसिंग है, यहाँ पे इस वाली बात में हमें जुडिशरी नहीं दिख रही है, न्यायपालिका यहाँ पे मिसिंग दिख रही है। तो चलो दिमाग में बैठा लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में कार्यपालिका और विधायिका को तो बताया गया है, न्यायपालिका नहीं बताया गया। अगर न्यायपालिका नहीं मिला इस लिस्ट में, तो हम ये मान के रहेंगे कि न्यायपालिका राज्य नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य की सरकार, यहां भी सरकार का मतलब कार्यपालिका से है और विधानमंडल से है, अर्थात विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल। आई बात समझ में। तो बहुत बार पॉलिटी पढ़ते समय हम लोग भी सरकार की बात करते हैं कि सरकार ऐसा कर रही, सरकार वैसा कर रही। तो जब सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, हम कहते हैं तो कार्यपालिका समझा करो, और उसमें भी विशेषकर मंत्रिपरिषद समझा करो। ठीक है, हाँ, समझ धीरे धीरे विकसित होती है। सभी स्थानीय प्राधिकरण जो हैं, जैसे नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, जिला बोर्ड है, बंदरगाह है, सुधार ट्रस्ट है, जो भी है, ये सारे के सारे राज्य हैं। अन्य सभी प्राधिकरण जो भारतीय क्षेत्र में मौजूद हैं और भारत सरकार की देखरेख में काम कर रहे हैं, अर्थात वैधानिक हो या गैर वैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, भेल है, गेल है, रेल है, नेल है, ये जो कुछ भी है, ये सबके सब राज्य हैं, राज्य के देखरेख में। तो ये राज्य हैं, मतलब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कौन राज्य है कौन राज्य नहीं है, किससे मौलिक अधिकार लेने किससे नहीं लेने, कौन मौलिक अधिकार छीन सकता है कौन नहीं छीन सकता। राज्य देने के लिए बाध्य है, राज्य तो बिल्कुल भी नहीं छीन सकता। कोई प्राइवेट व्यक्ति मौलिक अधिकारों को दंड कर सकता है, लेकिन राज्य। यहां पे जो बातें बताई गई उनकी लिस्ट लंबी है। हमारे मित्र महोदय ने वहीं तक वो लिस्ट काट दी। उस लिस्ट के आगे बढ़ोगे तो जितने भी स्थायी अस्थायी संविदा से जुड़े हुए जो कर्मचारी, सारे केंद्र के जो कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है, सारे के सारे सफाई कर्मी हैं राज्य के सारे राज्य हैं, सब राज्य हैं। अब यहां पे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि राज्य को परिभाषित करना क्यों महत्वपूर्ण है। यही तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है, अस्तित्व टिका हुआ। नहीं मिला तो मांगेंगे किससे, हनन किया तो कैसे पता लगेगा कि किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है। तो यहां पर राज्य को परिभाषित इसलिए किया गया क्योंकि व्यक्तियों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए साधारण कानून पर्याप्त नहीं। जैसा कि राज्य को असीमित शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तियों को स्वयं राज्य के कृत्यों से संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती। राज्य के पास खुद इतनी असीमित शक्तियां हैं
कि व्यक्ति छोड़ो राज्य मार डालेगा। बहुत बार असली डर तो व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति को राज्य से। सत्ता पथभ्रष्ट करती है और राज्य के पास क्या है? सत्ता। और अत्यधिक सत्ता अत्यधिक पथभ्रष्ट करती है, निरंकुश बना देती है। तो बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे राज्य को परिभाषित नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शोषण हो जाएगा हमारा खुद का। तो हमें राज्य के कृत्यों से संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए राष्ट्र की स्पष्ट परिभाषा की जाती है। और राष्ट्र की स्पष्ट परिभाषा होगी तो राष्ट्र उस काम के लिए बाध्य होगा। प्रावधान आगे और भी है, प्रावधान आगे और भी है कि यदि राज्य आपके अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करता है तो हम कहां जा सकते हैं? हम जा सकते हैं न्यायपालिका, है ना। हम कहां जा सकते हैं? जुडिशरी जा सकते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका राज्य नहीं, ध्यान रखिएगा। यहां पर इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई है कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। न्यायपालिका को किसी भी दशा में आप क्या नहीं मानोगे? न्यायपालिका को आप राज्य नहीं मानोगे, क्योंकि न्यायपालिका को अगर आपने राज्य मान लिया तो जब राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के संबंध में जब भी कोई दिक्कत होगी तो आपके पास ये राइट्स है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये वाली बात आर्टिकल 32 में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राज्य के परिभाषित हो जाने से हमें ये स्पष्ट पता लग जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें कौन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 12। जरूरी था कि हम जान पाएं कि हमें कहां से मौलिक अधिकार मिलने। अब आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मुझे लगता है मौलिक अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है, क्योंकि अनुच्छेद 13 को लेकर ही बहुत सारे महत्वपूर्ण जो जुडिशरी के जो वाद रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अगर नाम लिखूं तो आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 13 से ही संबंध रखता है कोई 3-4 बड़े केसेस। अनुच्छेद 13 से ही उसकी शुरुआत होती है और वो वहीं से बढ़ते गया, या यूं कह लें कि आज तक हमारी न्यायपालिका जो कुछ बड़े डिसीजन दे रही है उन सारे बड़े डिसीजन का आधार अनुच्छेद 13 बना था। क्योंकि अनुच्छेद 13 में जो बातें लिखी गई हैं वो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों की यथास्थिति, जो अनुच्छेद 13 है वो मौलिक अधिकारों को यथावत बनाने रखने की बात करता है। यथास्थिति फंडामेंटल राइट्स के यथास्थिति से जुड़ा है। मौलिक अधिकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार ना हो तो हमारा अस्तित्व ना हो। अगर ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा है तो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके लिए अनुच्छेद 13 बनाया जाता है। और 13 इस बात की गारंटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है कि मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। बढ़ जरूर सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स का अस्तित्व जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इस बात को ये स्थापित करते हैं। इसीलिए सारी जो समस्याएं थी वो जब प्रारंभ में संविधान लागू होने के साथ ही फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट्स हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डाल दिया था। हमने बड़ी चर्चा भी करी थी उस फंडामेंटल राइट्स का। वो फंडामेंटल राइट्स क्या था? आर्टिकल 31 संपत्ति का मूल अधिकार। दुनिया देखने आ गई थी कि भाई साहब संपत्ति का मूल अधिकार डाल के अगर कोई संविधान चल जाए तो कमाली हो जाए। फिर तो भारतीयों का संविधान बनाने का तोड़ नहीं। ये 300 साल से अंग्रेज फर्जी कह रहे थे भारतीयों को संविधान बनाना नहीं आता, कानून बनाना नहीं आता, ये बना नहीं सकते इसलिए हम बनाते हैं इनके लिए, सब बेकार हो जाएगा। और हमने कर दिखाया। हमने संपत्ति का मौलिक अधिकार डालना और चलाया भी। ये अलग बात है कि जैसे ही हमने अपना संविधान लागू किया, पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाया डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही उस विकास के आधार को रोकने का काम वही अधिकार करने लगा। गले की हड्डी बन गया, फंस गया गले में, फांस बन गया अंदर जाके, ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फिर भी भारतीय हैं, हमने किया भी, संभाला भी। कब तक? 1978 तक चला हमारा ये मूल अधिकार, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही ये मूल अधिकार के साथ जैसे ही हमने विकास का काम शुरू किया वैसे ही शुरू हो गया
कि ये तो रोक दिया, ऐसे ही लोगों के मन में आने लगा कि क्या संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा। और जैसे ये बात शुरू होती है संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा, भाई साहब शंकरी प्रसाद को चैन नहीं आया और शंकरी प्रसाद पहुंच जाते हैं सीधे कहां, सुप्रीम कोर्ट, और जाके पूछते हैं भाई साहब कि क्या वाकई में फंडामेंटल राइट्स में चेंज करके क्या कम किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है, संतुष्टि नहीं होती है। फिर सज्जन सिंह चले जाते हैं, सज्जन सिंह, इनका भी वही मामला रहता है कि क्या वाकई में मौलिक अधिकार कम हो सकते हैं, या अनुच्छेद 13 कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि ये तो गारंटी ले रहा है कि मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। सज्जन सिंह का मामला फाइनल किया गया, लेकिन सज्जन सिंह के मामले में से एक पेंच निकाल के गोलकनाथ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और गोलकनाथ ने भाई साहब तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला ही शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में जो दिया था उलट दिया। अब गोलकनाथ में जो फैसला दिया गया उससे संसद को नाराजगी हो गई, संसद ने एक संविधान संशोधन कर लिया, 24वां संविधान संशोधन। तो अब उसको देखने के लिए कि वो लीगल है कि इलीगल है, पता लगा केशवानंद भारती आ गए, केशवानंद भारती आ गए। अब केशवानंद भारती में जो फैसला दिया गया उस फैसले से फिर संसद कमजोर हुई, फिर संसद ने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। अब 42वें संविधान संशोधन में कुछ ऐसी बातें जोड़ दी गई कि वो फिर से न्यायपालिकी के लिए ठीक नहीं रहा, इसलिए फिर से मिनर्वा मिल्स वाद आ गया, मिनर्वा मिल्स वाद आ गया। मतलब आप देखो ये सारी चीजें ना एक से ही जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है कि मिनर्वा मिल्स अलग आया था, केशवानंद अलग आया था, गोलकनाथ अलग आया था, संजय सिंह अलग आए थे, शंकरी प्रसाद अलग आए थे। नहीं नहीं, ये ऐसे ही जुड़े हैं, शंकरी प्रसाद से सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद, फिर मिनर्वा मिल्स, ये ऐसे ही चल रहा है, अलगाव नहीं है, एक भी आपस में जुड़े हुए हैं ये। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है अनुच्छेद 13 में कि वो इतना महत्वपूर्ण है? तो देखिए अनुच्छेद 13 की अगर आप हेडिंग पूछने का प्रयास करेंगे हमसे कि क्या सर इसका हेडिंग क्या है, तो देखिए यहां पे लिखा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 13 उन सभी कानूनों को संबोधित करता है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसके अल्पीकरण से संबंधित है, असंगतता से संबंधित है। मतलब ऐसा सारा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ विरोध रखता है, जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे सारे कानून मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में शून्य हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, ढक लिए जाएंगे, आच्छादित कर लिए जाएंगे। किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के द्वारा। अर्थात मौलिक अधिकारों के विरोध में कोई भी बात किसी भी रूप में हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, कहीं भी लिखा हो, एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, यह अनुच्छेद 13 बताने का प्रयास करता है। अब कहीं भी कैसे भी कानून, वो कैसे कानून हो सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 30 को ही, 13 को ही, कि क्या 13 कह रहा है। तो अनुच्छेद 13 में ना एक हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 13 का फर्स्ट, अनुच्छेद 13 का 1, 13 के 1 में लिखा जाता है कि पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां, पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां, पहले से चल रही, मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। पूर्व से प्रवर्तित, पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां, ऐसी विधियां, पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां जो आज्ञा, आदेश, परंपरा अथवा पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां जो आज्ञा, आदेश, परंपरा अथवा विधि के रूप में, विधि के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात भी लागू हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भी चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, ऐसी विधियों का जिस सीमा तक, ऐसे विधियों का जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से
असंगतता होगी, मतलब विरोध होगा, उस सीमा तक वे विधियां शून्य हो जाएंगे। देखो, उस सीमा तक वे विधियां शून्य हो जाएंगे। ध्यान रखना, कई सारे इसमें शब्द हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। पूर्व से प्रवर्तित ऐसी विधियां, पूर्व मतलब स्वतंत्रता के पहले से जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहे कानून हैं, विधियां हैं। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो आज्ञा के रूप में हो सकती है, आदेश के रूप में हो सकती है, परंपरा, या हो सकता है कि वो अंग्रेजों के द्वारा किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन ने बनाया हो, जो कानून बनाती हो, तो उसको विधि कहेंगे। जैसे 1935 का अधिनियम ही ले लो आप, या 1919 का अधिनियम ले लो, उसमें कोई कानून बनाया गया हो, या विधि आयोग जो बना था उस विधि आयोग ने कोई कानून बनाया हो, तो ऐसे कानूनों की बात हो रही है। और वो कानून स्वतंत्रता के बाद भी चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कानूनों का मौलिक अधिकारों से असंगतता होती है, मतलब ऐसे कानून फंडामेंटल राइट से अगर कोई विरोध रखते हैं, असंगतता या विरोध रखते हैं, तो वे कानून कौन से? वही पहले वाले जो जिस भी रूप में चल रहे हो, उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक उनका विरोध है। तो देखिए, ये नहीं लिखा गया कि समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे लिखा गया है। यहां से सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत निकाला है कि मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ढक लेंगे। मान लो कभी किसी कारण बस ये मौलिक अधिकार नहीं रहे, तो यहां पर खालीपन, रिक्तता नहीं आएगी, बल्कि यह जो पहले वाला कानून था वो फिर दिखने लगेगा। इसलिए कानून को ढकने की बात होती, शून्य होने की बात यहां पर लिखी गई, समाप्त होने की नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा कानून शून्य हो जाएगा। मान लो किसी कानून की 4 धाराएं हैं, उस कानून में कुल 70 बातें हैं और 70 बातों में से 4 बातें मौलिक अधिकारों के विरोध में है, तो ऐसा नहीं पूरा का पूरा कानून शून्य हो जाएगा। वो 4 बातें जो विरोध कर रही थी वो शून्य हो जाएंगे, जो विरोध नहीं कर रही थी वो शून्य नहीं होंगी। लेकिन अब आप कहने लगोगे सर वो 4 बातें ही महत्वपूर्ण थी, अगर वो 4 बातें निकाल दिया जाए तो उस पूरे 70 लाइनों के जो कानून है उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर पूरा ही शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि 4 निकालने से बाकी शून्य हो, भी बाकी भी इररिलेवेंट हो रहा, शून्य हो रहा है, तो हम कहते कि नहीं फिर एक काम करो, फिर चलने दो, नहीं, फिर पूरा कानून शून्य हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 के फर्स्ट में है, मतलब 13 का 1 ये बता रहा है कि अगर पहले वाले कानूनों का, हमने कहा ना कि सारे कानूनों को संबोधित है, अब वो चाहे पहले वाले कानून हो चाहे बाद वाले कानून हो, ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भाई साहब वो संविधान बनने से पहले वाले कानून थे, उनसे तो टकराएगा तो शून्य हो जाएगा। लेकिन बाद में जो हम कानून बनाएंगे उसका विरोध होगा तो हम जान के बना रहे हैं तो वो चलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अगले आर्टिकल पे जाना पड़ेगा, और ये अगला आर्टिकल आर्टिकल 13 का 2 है, 13 का 2। 13 के 2 में तो भाई साहब और भी ज्यादा स्पष्ट लिखा है। 13 के 1 में शायद कुछ कंफ्यूजन हो भी सकता है, 13 के 2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना। 13 के 2 में क्या लिखा है? संसद, साफ साफ कह दिया डांट के, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। देखिए, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। लिख सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता हो, न्यूनीकरण करता हो, या लघुकरण करता हो, ऐसा कोई कानून संसद नहीं बनाएगी। अब देखो कितना बढ़िया बात है। 13 के 1 में क्या कहा? 13 में 1 में कहा जो भी भूतकाल से चल रही विधियां हैं, भूतकाल से संचालित विधियां ये अगर विरोध करती हैं तो शून्य हो जाएंगी। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? भविष्य की विधियां, ध्यान रखिए, अगर भविष्य, क्योंकि
साफ साफ कहा जा रहा है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, जहां गागेगी आता है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, है ना। तो भविष्य में भी अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता होगा, तो ध्यान रखिए कि वो भी वैसे ही शून्य मान लिया जाएगा जैसे पहले वाला। तो कानून चाहे बाद में बने, कानून चाहे पहले से चल रहा हो, दोनों ही अगर मौलिक अधिकारों से विरोध करते हैं तो दोनों ही स्थिति में मौलिक अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही सारी विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। इस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पर 13 का 1 लाठी लेके खड़ा है कि अगर संसद कुछ कम करना चाहती तो नहीं कर सकती, बस इसमें यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन आप जब इतनी मजबूत चीज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि सर अगर ये वाकई में ठीक बात है और इसके पास इतनी ताकत है, ये वाकई में मौलिक अधिकारों की यथास्थिति को बनाए रखने में सक्षम है, तो वो 31 गायब कैसे हुआ? आखिरकार फिर मौलिक अधिकार कम कैसे हुए, 31 कैसे हटाया गया, है ना। इस पे आप जानना चाहते हैं। तो अगर ये बात जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगली कक्षा का इंतजार करना पड़ेगा, अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज समय हो चला है। तो 13 इतना इंपॉर्टेंट है कि 13 में अब जब अगली कक्षा में हम लोग आएंगे तो जितने वाद हैं सारे वादों को पढ़ेंगे और 13 के 4 के बनने का मामला और कैसे जो संपत्ति का मूल अधिकार है वो हटा, इन सारी बातों पे गंभीर से चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज, है ना। ये सीरीज कौन सी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के सीरीज में 14 पढ़ेंगे, आपको दिख गया है ना। तो जब ये खत्म होगा तो 14 हम लोग पढ़ेंगे। जो भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो छात्र अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। साथ ही साथ हम आमंत्रित करते हैं आपको, बड़ी ही मजेदार पढ़ाई होती है पेड बैच पे, जो हम लोग P2I बैच पढ़ा रहे हैं। लाइन टू लाइन पढ़ना, लिखना, समझाना, प्रैक्टिस कराना, आंसर राइटिंग कराना, सब पे प्रयास किया जाता है। और एक माइंड में जो असली फोकस है कि PT आपका पास हो। बड़ी संख्या में PT आप पास करेंगे तो हमें आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ऑफलाइन व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आप दिल्ली में आओगे, खर्च स्टडी IQ करेगा आपके ऊपर, आने का, जाने का, रहने का, रुकने का, खाने का, पीने का, किताबों का, नोट्स का, टेस्ट सीरीज का, और प्रयास होगा कि आपका परिणाम आए। तो इसके लिए P2I बैच से आप जुड़ सकते हैं। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आ सकते हैं मेरे कोड का इस्तेमाल करिए। उसके बाद मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा ID है ना, आप उस पर जुड़िए, मेल ID में दे देता हूँ, आप उस पर मेल करिए, है ना। व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता रहेगा, क्योंकि मैं पिछले 2009 से मतलब लगभग 14 वर्षों से सिविल सर्विसेज के छात्रों को मार्गदर्शन देने का, अध्यापन करने का कार्य कर रहा हूँ। 250 से अधिक छात्र हैं जो UPSC, स्टेट PCS में मेरे मार्गदर्शन में सेलेक्ट हैं। तो मुझे इतना आत्मविश्वास होता है कि मैं आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूं। आप चाहे हिंदी बैच में एडमिशन ले, इंग्लिश बैच में एडमिशन ले या हिंदी बैच में एडमिशन ले, AP लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मेल करते हैं मुझे कि मैंने सर आपका कोड लगाया हुआ है, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आप होंगे और आप जिस भी रूप में चाहेंगे कि आपको सहयोग किया जाए वो सहयोग आप तक जाता रहेगा। इस बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तिथि जो है वो 30 जून है। ध्यान रखिएगा, 30 जून के बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे। और आज तक जितने भी हमारे फाउंडेशन बैचेस हुए हैं, जिस दिन एडमिशन बंद तो उस दिन एडमिशन बंद, फिर आगे कभी वो बढ़ा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्केटिंग के तहत आपको कह रहे हैं एडमिशन बंद है फिर 4 दिन के लिए बढ़ा देंगे। एडमिशन बंद मतलब बंद होता है, स्टडी IQ है, अपनी बातों पे खरा रहता है। तो जो आपको कमिटमेंट दिए जाते हैं हम लोगों की तरफ से, उस कमिटमेंट को हम लोग बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़ते रहिए, बड़ी संख्या में मिलते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।